Assalamu alaikum dear students. In this lecture we are going to discuss conservative and non-conservative forces. So conservative forces are those forces if work done by those forces is independent of the path followed. This means that whatever the path you are going to choose, work done will be same in all the cases. A force is said to be conservative if work done by this force in moving an object from one point to another is independent of the path followed. यानी बेटा कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसे फोर्स को कहेंगे जिस फोर्स से अगर कोई वर्क होगा वो वर्क डन जो है वो अगर पाथ पे डिपेंड ना करे, यानी आप किसी भी पाथ से ऑब्जेक्ट को ले जाओ एक जगह से दूसरी जगह, हर एक पाथ के थ्रू वर्क डन अगर सेम आया, that force will be called as conservative force. यानी सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, ठीक है. सो ए इनिशियल लोकेशन है, बी फाइनल लोकेशन है. मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया ए से बी तक. एक पाथ बेटा मैं ये वाला चूज कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को इस पाथ से मूव कराएंगे ए से बी तक, और दूसरा पाथ में ये चूज कर रहा हूं ए से बी तक. तीसरा पाथ मान लीजिए मैंने ये चूज किया ए से बी तक. दिस इज पाथ फर्स्ट, दिस इज पाथ सेकेंड, दिस इज पाथ थर्ड. इस पाथ के थ्रू जब मैं ऑब्जेक्ट को ले जाऊंगा, अगर वर्क डन का वैल्यू कुछ आया और इस पाथ से भी वर्क डन का वही वैल्यू आया, इस पाथ से ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराएंगे उस फोर्स से अगर वर्क डन का वैल्यू वही आया, तो जिस फोर्स से वर्क हो रहा है, जिस फोर्स की वजह से वर्क डन है, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा. यानी वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल थ्रू पाथ वन, if this is equal to work done in moving the particle through path second, and if this is equal to work done in moving the particle through path third, if work done in all the cases is same, then force will be called as conservative force. और बेटा ऐसे ही हम देख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है. ये एक डेफिनेशन होगी. अगर हर एक पाथ के थ्रू वर्क डन सेम आया तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा. इसकी और एक डेफिनेशन भी है, वो ये कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को क्लोज पाथ पे मूव कराओगे, यानी ऑब्जेक्ट को किसी भी क्लोज्ड पाथ पे मूव कराओगे, इनिशियल लोकेशन भी वही और फाइनल लोकेशन भी यही है. अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी भी क्लोज्ड पाथ में मूव कराओगे और अगर वो वर्क डन बेटा जीरो आया, क्या है जीरो, तो जिस फोर्स से वर्क हो गया वो फोर्स कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स. सो अगेन आई कैन रिपीट इट स्टेटमेंट, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done in moving the particle over a closed path is equal to zero. If work done by this force in moving the object over a closed path is equal to zero, force will be called as conservative force. तो बेटा दो डेफिनेशंस मैंने बताई. कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से अगर वर्क हो जाए वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, हर एक पाथ के थ्रू वर्क आएगा बेटा सेम. इसी तरह से अगर हम क्लोज्ड लूप लेंगे, क्लोज्ड पाथ लेंगे, अगर क्लोज्ड पाथ पे ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे और अपनी जगह वापस लाएंगे, अगर वर्क डन जीरो आया तो जिस फोर्स की वजह से वर्क जीरो आप निकाल रहे हैं वो फोर्स कहलाएगा कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा. ठीक, तो ये दो डेफिनेशन होगी. आप डेफिनेशन लिख सकते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स के डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से. ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by it in moving an object from one point to another is independent of the path followed. ये एक डेफिनेशन लिखेंगे और दूसरा डेफिनेशन बेटा लिखेंगे, a force is said to be conservative in nature if work done by it in moving an object over a closed path is equal to zero. ऐसे फोर्स को भी कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स. या डेफिनेशन आप लिखेंगे. अब एग्जाम्पल्स में आपको बता रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं, बिकॉज आगे जाके बहुत काम आएंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. इसलिए जब भी मैं कहूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी वाला फोर्स बेटा कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स. अच्छा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। स्प्रिंग में जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है बेटा, वो भी होता है कौन सा फोर्स? वो भी कंजर्वेटिव होता है। सो फिलहाल ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। सो क्या होते हैं ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं, इसका रिवर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिन फोर्सेस की वजह से वर्क डन जो निकालेंगे हम, वो वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड करेगा, यानी डिफरेंट पाथ से आप ऑब्जेक्ट को ले जाओगे, अगर डिफरेंट पाथ से ऑब्जेक्ट को लेने से वर्क डन का वैल्यू डिफरेंट आया, तो जिस फोर्स से आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो उस फोर्स को कहा जाएगा बेटा क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है, अब अगर मैं पार्टिकल को पाथ ए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले रहा हूं, अगर यहां से वर्क डन कुछ और आया, यहां से कुछ और आया, यहां से कुछ और आया, यानी 3 पाथ से वर्क डन सेम नहीं है, इनिशियल और फाइनल लोकेशन तो सेम है लेकिन पाथ्स डिफरेंट है, और डिफरेंट पाथ्स में लेने से अगर फोर्स की वजह से वर्क डन सेम नहीं आ रहा, ऐसे फोर्स को कहा जाएगा बेटा क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की क्या आएगी? अगर आप ऑब्जेक्ट को ले जाओगे क्लोज्ड पाथ पे और अगर वर्क डन जीरो नहीं आया, तो जिस फोर्स से आप वर्क डन निकाल रहे हो उस फोर्स को कहा जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे, आप लिख सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन, a force is said to be non-conservative if work done in moving an object by this force from one point to another depends upon the path followed। ठीक, अच्छा, और एक डेफिनेशन, अगर ये सर्कल वाली डेफिनेशन, क्लोज पाथ वाली डेफिनेशन लिखना चाहोगे, if work done by a force in moving an object over a closed path is not equal to 0, then force will be called as conservative force। ठीक है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की भी कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, कुछ फोर्सेस हैं जो नॉन कंजर्वेटिव हैं। पहला फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, सो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव है, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां से ले जाओगे, फ्रिक्शन अगर 2 जूल का वर्क करेगा, अगर यहां से ले जाओगे फ्रिक्शन ने 3 जूल का वर्क किया होगा, सेम वर्क नहीं किया होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट पाथ्स के थ्रू वर्क डन बेटा डिफरेंट होगा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है? इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है। आप विस्कस फोर्स आपने सुना होगा, विस्कस ड्रैग। तो विस्कस ड्रैग की अगर हम बात करेंगे, विस्कस ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस, ये सारा बेसिकली ये फ्लूइड्स में फ्रिक्शन है। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालेंगे तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, इस पे विस्कोसिटी की वजह से एक अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है इस लिक्विड की वजह से, जो रेजिस्टेंस बेसिकली किस्म की रेजिस्टेंस ही है। सो इसमें जो विस्कस फोर्स होगा, विस्कस ड्रैग होगा, दैट विल अगेन बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो फिलहाल अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। अब मैं प्रूव करूंगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ये मैं प्रूव करूंगा। ठीक, आपके पास क्वेश्चन ये कभी बोर्ड एग्जाम में भी आता है, प्रूव ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। आपको प्रूव करना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो कंजर्वेटिव है। तो ये प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को जमीन से किसी पर्टिकुलर हाइट तक ले जाऊंगा बट थ्रू डिफरेंट पाथ्स। ठीक, तो मान लीजिए ये ग्राउंड हमने रखा है, सपोज दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और मैं ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट तक ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को लिया, ये पहला पाथ है, अप टू हाइट h, ये एक केस है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया। इसके बाद दूसरा केस है, मैं ऑब्जेक्ट को बेटा ले रहा हूँ यहाँ से, फिर ऐसे ले रहा हूँ, फिर ऐसे ले रहा हूँ, फिर ऐसे ले रहा हूँ, फिर ऐसे ले रहा हूँ। ठीक, ये और एक पाथ है, ये टोटल हाइट भी h ही है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ,
इस पाथ से मैं ले रहा हूँ, इस पाथ से, और ग्राउंड से ये पॉइंट जो है ये एच ही है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो मैंने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से सेम हाइट तक लिया, देखिए हाइट एच और हाइट एच तक लिया, लेकिन डिफरेंट पाथ्स मैंने चूज किए। सबसे पहले मुझे बताया जब मैं पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा, पहले केस में आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल। फोर्स बेटा कौन सा है, फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज mg, दैट इज वर्टिकली डाउन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h cos थीटा। अच्छा, ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, cos 180, cos 180 आएगा -1। सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इन केस फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू -mgh। सो ये मैंने ढूंढा कि ग्रेविटी कितना वर्क करेगी जब पार्टिकल को इस पाथ से इस पाथ तक ले जाएंगे। इसके बाद अब मैं पार्टिकल को लेना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ, ये पाथ मैं चूज करना चाहता हूँ। सो ये पाथ जब मैं चूज करूंगा, पहले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये हाइट h1 है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ लिया, फिर ऊपर और लिया, मान लीजिए हाइट h2 है, फिर पार्टिकल को यहाँ लिया, और मान लीजिए ये हाइट है h3 है। मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं पार्टिकल को, मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक वर्क डन कितना लगता है, -mgh लगता है, यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, -mgh1। यहाँ से यहाँ कितना वर्क लगेगा जब पार्टिकल ऐसे जाएगा, ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे है तो एंगल 90 बन रहा है, तो जब थीटा 90 बनेगा फोर्स 0 वर्क करता है। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा पहले बताइए, केस नंबर 2 में लिख रहा हूँ, दूसरे केस में, शाबाश, दूसरे केस में क्या आएगा, व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क लगेगा, -mgh1। यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क लगेगा बेटा, 0 लगेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क लगेगा, -mgh2। यहाँ से यहाँ फिर से 0, यहाँ से यहाँ -mgh3। ठीक, सो व्हाट इज टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटी, -mg आप कॉमन निकालेंगे हर एक में, अंदर बचेगा h1 प्लस h2 प्लस h3, h1 प्लस h2 प्लस h3, तो टोटल हाइट है h, तो -mg जब आपने कॉमन निकाला है, h1 प्लस h2 प्लस h3 जो बेटा है वो h के बराबर आएगा -mg। तो देखिए इस पाथ से भी वर्क डन वही आया, जो इस पाथ से जो वर्क डन आया, इस पाथ से भी बेटा वर्क डन वही आया। अब तीसरा केस इसका देखेंगे, इस पाथ से अगर हम निकालेंगे वर्क डन कितना आएगा, इस पाथ से वर्क डन, तो ऐसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इस पाथ से वर्क डन जो आया, तो फिलहाल ये याद रखिए -mgh आया, दो पाथ से वर्क डन बेटा आया -mgh। ठीक, अब तीसरा केस लेंगे, तीसरा केस, केस नंबर 3। जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले जाऊंगा, यहाँ से ऊपर की ओर ले रहा हूँ, तो अगर मैं वेट देखूंगा, वेट होगा वर्टिकली डाउन, वेट का यहाँ से कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ से कौन सा होगा, साइन, तो मैं लिखूंगा mg साइन थीटा, यहाँ से होगा mg cos थीटा, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, तो ये mg cos थीटा है, mg cos थीटा। अब बताइए ये कोसाइन कंपोनेंट वर्क करेगा, डिस्प्लेसमेंट आप देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कॉस कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो कॉस कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा, तो कौन सा करेगा, mg साइन कंपोनेंट वर्क करेगा। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल, कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, तो मैंने लिखूंगा फोर्स किसके बराबर है, mg साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा फोर्स का, तो मैंने लिखा mg साइन थीटा, शाबाश। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहां से यहां तक, मान लीजिए ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं L, ये टोटल यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट है बेटा L, और इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, फोर्स mg साइन थीटा है, डिस्प्लेसमेंट यहां से है, फोर्स नीचे से, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से, सो थीटा 180 आएगा, यानी cos 180। Now cos 180 is -1, so what is work done by the gravity, it is equal to -mg sin theta into L। तो बेटा बता सकते हैं आप वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा, -mg। व्हाट इज sin थीटा इक्वल, ये वाले ट्रायंगल में sin थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज h, हाइपोटेन्यूज इज L, सो sin थीटा के बदले क्या लिखेंगे, h by L। सो h by L, और L भी अपना वहीं पे है, ये वाला L, सो L L कैंसिल हो गया, वर्क डन क्या है बेटा,
वर्क डन बाय ग्रेविटी आया फिर से -mgh। तो पता चला यहां से भी टोटल वर्क डन आया -mgh, यहां से भी टोटल वर्क डन -mgh, और यहां से भी टोटल वर्क डन -mgh। तो यहां से पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब देखिए हर एक पाथ से वर्क डन बेटा सेम आया। तो ऐसा फोर्स जिस फोर्स की वजह से वर्क डन सेम आएगा, भले ही आप कोई भी पाथ चूज कर ले, ऐसे फोर्स को कहा जाता है कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। सो फिलहाल ये टॉपिक में हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, और वो हमने प्रूव भी कर लिया। अब हम देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, और अगर है, अगर नहीं है तो वो कैसे है। तो फ्रिक्शन की अब बात करेंगे। सो यहां पे मैं दिखा रहा हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर ए क्लोज्ड पाथ। मैंने बेटा एक क्लोज पाथ लिया हुआ है। सपोज ये पार्टिकल है, ये एक पोजीशन है, ये और एक पोजीशन है। मैंने ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है यहां से यहां, फिर उसके बाद यहां से यहां लिया हुआ है। अब देख लीजिए क्लोज पाथ है, पहले यहां से ले रहे हैं, फिर यहां से ले रहे हैं। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं पहले यहां से यहां तक वर्क डन निकालना चाहूं, वो वर्क डन किसके बराबर आएगा बेटा? व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी? इट इज इक्वल, यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे, यहां से यहां तक, मैं इनडायरेक्टली प्रूव, अब ये तो पता नहीं कि फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है। फिलहाल मैं लिखता हूँ वर्क, सपोज फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल हुआ यहां से यहां, तो वर्क डन विल बी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आना है। लेकिन मुझे बेटा आप बताइए, वर्क डन जब मैं पार्टिकल को यहां से यहां ले जाऊंगा, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा कि पॉजिटिव वर्क करेगा नॉर्मली? तो दैट मीन जब पार्टिकल को मैंने यहां से यहां तक लिया, जब पार्टिकल यहां था, फ्रिक्शन पीछे था, सो पार्टिकल यहां जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे आ रहा है, सो ऑटोमेटिकली वर्क डन विल बी नेगेटिव। दैट मीन्स ये वर्क डन बेटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब मुझे बताइए, जब मैं पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लाऊंगा, दूसरे पाथ से मैं पार्टिकल को लाऊंगा, मान लीजिए मैंने इस पाथ से पार्टिकल को लाया, अभी पार्टिकल यहाँ जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे होगा। फिर से अगर मैं निकालूंगा, इट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं बेटा कौन से कहूंगा व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए, बी से तक अगर वर्क डन निकालेंगे, पॉजिटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है, फ्रिक्शन पीछे है, अगेन इट विल बी डूइंग नेगेटिव वर्क डन। और अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहूँ बेटा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, टोटल वर्क डन जीरो आएगा क्या? नहीं, कुछ आएगा, देयर विल बी नेट वर्क डन एंड इट विल बी नेगेटिव। कुछ टोटल वर्क डन जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, हालांकि क्लोज पाथ पे वर्क डन आना चाहिए था जीरो। तो यहां पर ऐसा मत पता चल रहा है कि वर्क डन की जब हम बात कर रहे हैं, वर्क डन की जब हम बात कर रहे हैं, ये वाला फोर्स जो है बेटा, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और क्लोज पाथ पे मूव कराने से टोटल वर्क डन जीरो नहीं आया। अगर जीरो आया होता तो कंजर्वेटिव फोर्स था। अभी जीरो वर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फोर्स है बेटा? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत इसकी पता चल रही है, वो ये कि अब देख लीजिए, बात को समझने की कोशिश करिए। नॉन कंजर्व, जब हम कंजर्व, सपोज मैं दो फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात को समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज मैं दो केस से एनालाइज करूंगा, मैं नोट पॉइंट लिखाना चाहूंगा, नोट पॉइंट है ये। अब देख लीजिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। वो ये कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को बेटा थ्रो किया, ग्राउंड से थ्रो किया ऊपर की ओर, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक। तो मुझे बताइए, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी? ग्रेविटी वाला फोर्स कहाँ होगा? डाउनवर्ड। को पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? इट इज डाउनवर्ड। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो उस टाइम पे भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड ही है। दैट मीन ग्रेविटी वाला फोर्स जो है, भले ही ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउन है, भले ही ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउन ही है। लेकिन मुझे आप बता सकते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस की बात करूंगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, हवा जो है, एयर जो है, उसकी रेजिस्टेंस डाउनवर्ड होगी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा, तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की ओर होगी, यानी एयर रेजिस्टेंस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है ना। और एयर रेजिस्टेंस अब किस डायरेक्शन में होगी, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है। सो ऐसे फोर्सेस यहाँ एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है,
ऑब्जेक्ट की मोशन को देख के। जब भी हमारा फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन को देख के अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, वो डेफिनेटली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ग्रेविटी की बात, फ्रिक्शन की बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है फ्रिक्शन लेफ्ट की ओर होगा। ऑन द अदर हैंड अगर ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ की ओर होगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड होती है बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट मोशन पे, वो वहीं से पता चल रहा है कि बेटा हमारा ये जो फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे हम ये चेक करते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बेटा हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।